बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी इन इकोसिस्टम। आज के लेक्चर में हम कुछ बातें डिस्कस करेंगे जो प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड होंगी। तो सबसे पहले आउटलाइंस की बात करते हैं कि इस लेक्चर में हम क्या बातें डिस्कस करेंगे। प्रोडक्टिविटी की डेफिनेशन, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, यूनिट्स ऑफ प्रोडक्टिविटी, methods for measurement of productivity, and frequently asked questions। प्रोडक्टिविटी को हम तीन तरह से डिफाइन कर सकते हैं। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बायोमास इन इकोसिस्टम। बायोमास लिविंग मैटर को कहा जाता है। किसी भी इकोसिस्टम में बायोमास के बनने का जो रेट होगा वो उसकी प्रोडक्टिविटी कहलाएगी। ये जनरल डेफिनेशन है एक प्रोडक्टिविटी की। और एनर्जी एक्यूमुलेटेड इन प्लांट्स बाय फोटोसिंथेसिस। जितनी भी एनर्जी प्लांट फोटोसिंथेसिस के जरिए इकट्ठी करते हैं उसको भी प्रोडक्टिविटी कहा जा सकता है। या फिर रेट एट विच द एनर्जी इज एडेड टू द बॉडीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन द फॉर्म ऑफ बायोमास। किसी भी किस्म के जानदारों के जिस्म में जितना भी बायोमास बनता है, एनर्जी इकट्ठी होती है बायोमास की सूरत में, उसे प्रोडक्टिविटी कहा जाता है। नेक्स्ट है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी का वर्ड ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स के लिए यूज़ किया जाता है। इसकी डेफिनेशन होगी द जनरेशन ऑफ बायोमास फ्रॉम ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स में प्लांट, एल्गी, बैक्टीरिया शामिल हैं और फाइटोप्लैंक्टन्स वगैरह भी शामिल होंगे। तो याद रखना है कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का वर्ड सिर्फ ऑटोट्रॉफिक के लिए यूज़ किया जाता है। दो तरह की प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिस्कस करेंगे, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। जो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है वो प्लांट का अपना खर्च निकालने से पहले जो एनर्जी उसने बनाई, जो एनर्जी उसने इकट्ठी की, ग्रॉस कहलाएगी। जैसे प्लांट फोटोसिंथेसिस के ज़रिए 10 मालिक्यूल बनाता है ग्लूकोज के, उसके बाद 5 इस्तेमाल कर लेता है रेस्पिरेशन में, तो ये 10 के 10 मालिक्यूल ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहलाएंगे। और बाद में बात करेंगे नेट की, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की। कुछ फैक्टर्स हैं जो कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी यानी कि फोटोसिंथेसिस के रेट को अफेक्ट करते हैं। सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और सबसे इम्पोर्टेंट है वाटर। और फिर न्यूट्रिएंट्स जो कि सॉइल के अंदर प्लांट को अवेलेबल होंगे। सनलाइट ज़्यादा होगी तो फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगी और कम होगी तो फोटोसिंथेसिस, यानी कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट है, ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे इनको, फिजियोलॉजी में ये डिस्कस किए जाते हैं वैसे। नेक्स्ट है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी प्लांट का अपना खर्च निकालने के बाद जो उसके पास बचता है, उसकी बॉडी मास को बनाने के लिए, ड्राई मैटर को या बायोमास को बनाने के लिए जो मटेरियल बचता है खर्च निकाल के, वो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होगी। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस एनर्जी लॉस बाय रेस्पिरेशन। अब एक एग्जांपल के साथ इसको समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि अगर एक प्लांट 10 मालिक्यूल्स बनाता है ग्लूकोज के, वो उन 10 में से 5 को ग्लाइकोलाइसिस के ज़रिए रेस्पिरेशन के लिए, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, अपनी एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करने के लिए वेस्ट कर देता है 5 को। बाकी उसके पास 5 रह जाते हैं जो उनको वो यूज़ करता है अपनी बॉडी को बनाने के लिए, अपना वेट गेन करने के लिए, प्लांट की ग्रोथ करने के लिए। तो जो बच गया खर्च होने के बाद वो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होगी।
सेकेंडरी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का वर्ड यूज़ किया जाता है कंज्यूमर्स के लिए, हेट्रोट्राफ्स के लिए, जैसे कि एनिमल, फंजाई और एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, जो कि खुद अपनी खुराक नहीं बनाते, प्लांट से हासिल करते हैं, उस दौरान कुछ वेस्ट करते हैं एनर्जी का, और बाकी जो उनके पास रेस्पिरेशन वगैरह अनडाइजेस्टेड फूड की फॉर्म में वेस्ट होने के बाद जो उनकी बॉडी को ग्रो करने के लिए जो बचता है, वो नेट सेकेंडरी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होगा। अब है यूनिट्स प्रोडक्टिविटी को मेजर करने के लिए यूनिट बनाए गए हैं, मास पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, यानी कि बायोमास या किसी भी ऑर्गेनिज्म का मास एक यूनिट एरिया में, जैसे कि 1 मीटर स्क्वायर में बनता हो, और टाइम डिफरेंट हो सकता है यूनिट्स में, किसी यूनिट में ईयर भी रखा जा सकता है, किसी में पर डे भी हो सकता है। तो जनरली जो यूज़ होने वाले यूनिट हैं वो ग्राम पर स्क्वायर मीटर पर ईयर, यानी कि 1 साल में 1 स्क्वायर मीटर जगह में जितने ग्राम बायोमास बनता है वो प्रोडक्टिविटी है। रेंज ऑफ प्रोडक्टिविटी के मुख्तलिफ जगहों पर ज़मीन के मुख्तलिफ इकोसिस्टम हैं, तो उनमें अलग अलग प्रोडक्टिविटी का रेट है, कोई हाईली प्रोडक्टिव है, कोई लो प्रोडक्टिव है। तो मैक्सिमम अमाउंट में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन पे रिकॉर्ड की गई है वो 2000 ग्राम पर स्क्वायर मीटर पर ईयर है, जो कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में है। इसके अलावा मिनिमम अमाउंट रिकॉर्ड की जाती है डेजर्ट्स में, जो कि लेस देन 100 ग्राम्स पर स्क्वायर मीटर पर ईयर है, और लाइफ को सपोर्ट करने के लिए जो कि बहुत कम है। नेक्स्ट है कुछ मेथड्स जो कि प्रोडक्टिविटी को मेजर करने के लिए हैं। सबसे पहले हार्वेस्ट मेथड है। हार्वेस्ट मेथड में सबसे पहले प्लांट्स को काटा जाएगा ज़मीन के लेवल पर, सतह पर, मतलब कि रूट्स ज़मीन के अंदर ही रह जाएंगी, और ऊपर वाला पोर्शन जो स्टेम लीव्स वगैरह होंगे वेजिटेशन के, वो रिमूव कर लिए जाएंगे। इसके बाद इनको ओवन में ड्राई किया जाएगा 80 डिग्री सेल्सियस पे, जब तक इनका वज़न कम होने से रुक जाए, मतलब इनके अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, जो वाटर है उसको डिहाइड्रेट कर रहे हैं हीट करके। जब वाटर बिल्कुल एंड हो जाएगा इसमें, तो मज़ीद वज़न कम नहीं होगा इसका। अब जैसे ही वज़न मज़ीद कम होना रुक जाएगा, तो इसका हम वज़न कर लेंगे, अलग से वज़न करके लिख लेंगे, वो हमारे पास ड्राई मैटर आ जाएगा। वो प्रोडक्टिविटी होगी उस प्लांट की या उस एरिया की जहाँ से सैंपल लिए गए थे। फिर इसके बाद है हार्वेस्ट मेथड के ड्रॉबैक्स। हार्वेस्ट मेथड का ड्रॉबैक ये होगा कि कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो रूट्स में मास स्टोर करते हैं, बायोमास या फूड स्टोर करते हैं, जैसे कि ट्यूबर्स वगैरह। तो इनके अंदर ये पोर्शन निगलेक्ट हो जाता है और उनकी प्रोडक्टिविटी का एग्जैक्ट नहीं पता चलता। इसके अलावा रेस्पिरेशन के लॉसेस भी इसमें कैलकुलेट नहीं हो सकते, क्योंकि इसके अंदर जो बचा हुआ मटेरियल है प्लांट के पास, हम सिर्फ उसी को ही फाइंड कर रहे होंगे। नेक्स्ट मेथड है कार्बन डाइऑक्साइड एसिमिलेशन मेथड। इस मेथड में फोटोसिंथेसिस के रेट को फाइंड किया जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस का रिएक्टेंट है कार्बन डाइऑक्साइड। एक प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को जितनी ज़्यादा कंज्यूम कर रहा होगा, उसका मतलब ये होगा कि वो उतनी ज़्यादा फोटोसिंथेसिस कर रहा है, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट ज़्यादा उसको रिक्वायर्ड नहीं है, तो मतलब फोटोसिंथेसिस की अमाउंट भी उसके अंदर कम हो रही है। अब इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन किया जाता है, इंफ्रारेड गैस एनालिसिस, जिसके अंदर एक बॉटल होगी या एक कंपार्टमेंट होगा जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी और प्लांट होगा,
और उसके अंदर लाइट भी एंटर हो सकेगी। अब इसके अंदर डिटेक्ट किया जाएगा गैस की अमाउंट को, कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज को। अगर प्लांट ने कार्बन डाइऑक्साइड को चैम्बर में कम कर दिया तो मतलब उसके अंदर फोटोसिंथेसिस ज़्यादा हो रही है। पहले ही बात कर चुके हैं कि फोटोसिंथेसिस का जो रेट है वही प्रोडक्टिविटी का, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का रेट होगा। इसी तरह एक और मेथड है ऑक्सीजन प्रोडक्शन मेथड। ऑक्सीजन प्रोडक्शन मेथड में, क्योंकि फोटोसिंथेसिस की प्रोडक्ट है ऑक्सीजन, जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा होगा प्लांट, उसका मतलब ये होगा कि वो उतनी ही ज़्यादा फोटोसिंथेसिस कर रहा है। नेक्स्ट है क्लोरोफिल मेथड। क्लोरोफिल मेथड में इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से क्लोरोफिल की अमाउंट को फाइंड किया जाएगा प्लांट्स में। प्लांट में या लैंड पे वेजिटेशन में जितनी अमाउंट में क्लोरोफिल होगा मतलब कि उतनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हो रही होगी, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो क्लोरोफिल ने करना है, लाइट को कैप्चर करना है। लाइट जितनी ज़्यादा कैप्चर हो रही होगी, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस यानी रेट ऑफ ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस हैं जो इस टॉपिक से रिलेटेड अक्सर पूछे जाते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्टिविटी इन इकोसिस्टम, इस बात को भी डिस्कस कर चुके हैं। व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग प्रोडक्टिविटी, ये बात भी स्लाइड नंबर 4 में डिस्कस हो चुकी है। नेक्स्ट इज नेम द मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम, स्टोरीज, स्वैम्प, मार्शिज एंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इसके अलावा क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि मोस्ट लो प्रोडक्टिव इकोसिस्टम, जैसे कि डेजर्ट हैं,